समय दिक्कत है। हाँ, ठीक है, स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया। Comment will appear here. यहाँ से 2 लोग देख रहे हैं। अच्छा, अभी यहाँ से ऐसे कमेंट आए, स्टार्ट कर सकते सुशील यादव is watching. हैं। हाँ Shyam Singh is watching. हाँ स्टार्ट। हितेश सिंह हाँ, नमस्कार नमस्कार बंधु, नमस्कार। मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है आप लोगों को? आवाज़ सुन रहे हैं मेरी आवाज़? सलाम सलाम मनोज कुमार सिंह जी। अरे नमस्कार नमस्कार भाई। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप लोग? गीतेश सिंह हाँ हाँ नमस्कार। जयप्रकाश नारायण जी नमस्कार नमस्कार। संजय आर नमस्कार। मेरी आवाज़ सुन रही है, सुन रहे हैं आप लोग? मेरी आवाज़ पहुंच रही है? शुरू करें? ओके ओके, मैं अब शुरू कर रहा हूँ। देखिए, बहुत अब देर नहीं करूँगा। दरअसल ये समय बहुत चिंताजनक है और कोरोना ने जो कहर ढाया है वो तो वैश्विक है, लेकिन हमारे देश की जो त्रासदी है वो हमारे मज़दूरों पर आके गिरी है। तो मित्रों, ये एक संजोग है, इत्तेफाक ही है कि ये मेरा जो उपन्यास है ताल बेताल, यह भी दिहाड़ी मज़दूरों के जीवन पर ही, उनके यथार्थ पर ही, उनकी जो ज़िंदगी है वो जो कैसे जीते हैं और उनके साथ कौन सी राजनीति, कौन सा खेल खेल रही है, इन सब चीज़ों को, इससे ताना बाना बनता है इस उपन्यास का। तो और भी इसके कई आयाम हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि इसके केंद्र में दिहाड़ी मज़दूर है और उसके जीवन की त्रासदी है और उसको कैसे आज की सत्ता सियासत छल रही है, इसका एक एक्सपोजर है। और प्रकांतर से कह लीजिए तो एक सिस्टम, पूरे सिस्टम का एक्सपोजर है ये उपन्यास। और आज मैं लाइव हूँ और कोई पहली बार तो नहीं, अभी 10-15 दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू भी दिया था लाइव। लेकिन ये ज़रूर है कि ये समकालीन जनमत का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अवसर दिया कि मैं अपने नए आने वाले उपन्यास अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं अब शुरू कर रहा हूँ। महावनखोर स्टेशन पर गाड़ी दोपहर 2 बजे के आसपास पहुंची। स्टेशन पर गांव टीले टोले के राजेंद्र और दिनेश पहुंच चुके थे। डिब्बे के भीतर से ही शंभू तिवारी और दीपक ने उन्हें देख लिया था। उन दोनों का स्टेशन पहुंचना शंभू तिवारी के उनके प्रति स्नेह भाव को और गाढ़ा कर दिया था। भीतर एक आत्मसंतोष भी। सोचा, इनका प्यार और सेवा भाव ही तो इनसे दूर नहीं होने देता। दीपक ने उनके स्टेशन पर आने को एकदम सहज ढंग से लिया। उसके साथ जेल काट रहे लखन और जीतन दिनेश और राजेंद्र के ही छोटे भाई थे। उनका आना दीपक को स्वाभाविक और दोस्ताना सा लगा। दीपक के पुराने कपड़ों सामानों से भरे झोले को लेकर शंभू तिवारी प्लेटफार्म पर उतर गए। उनके पीछे दीपक भी। राजेंद्र और दिनेश आगे बढ़कर शंभू तिवारी के पांव लगे। दोनों ने दीपक से हाथ मिलाए। फिर लपक कर दिनेश ने शंभू के हाथ का झोला अपने हाथ में ले लिया। स्टेशन के पीछे करीब 400-500 कदम पर हटकर टेम्पू रिक्शों का अड्डा था। अड्डे से उन्हें अपने गांव नेतवर खास के लिए टेम्पू की सवारी करनी थी, लेकिन उसके पहले कुछ जलपान जरूरी लगा। सुबह केवल चाय पीकर चलना हो पाया था। पहले तो सीधे घर पहुंचने को ही सोच रखा था, पर क्वार की सिर चकरा देने वाली धूप और राजेंद्र दिनेश के आ जाने से उनके साथ चाय पान जरूरी लगा।
मने में कहीं यह बात भी ठीक लग रही थी कि चाय नाश्ते में कुछ समय तो लगेगा ही, तब तक धूप की तपिश कम हो जाएगी और रास्ता आराम से कट जाएगा। स्टेशन के पीछे तकरीबन 100 कदम के दायरे में एक किनारे चाय पकौड़े की दुकानें थीं। सामने से दूसरे नंबर की दुकान शंभू तिवारी के मित्र श्रीचंद्र गुप्ता की थी। दरअसल शंभू और श्रीचंद ने कस्बे के इंटर कॉलेज में साथ साथ पढ़ाई की थी। परिचय पुराना था और दोनों में कभी गहरी दोस्ती भी थी, लेकिन जमाने ने धीरे धीरे उनकी अंतरंगता पर औपचारिकता की लेप लगा दी थी। श्रीचंद ने जब से राजनीति छोड़ी, मेल मिलाप तभी से कम हो गया था। शंभू की राजनीतिक सक्रियता से मिलना जुलना और प्रभावित हुआ। कड़ी धूप से बचते हुए वे श्रीचंद की दुकान के निकट पहुंचे तो उसने उन्हें किंचित ताज्जुब से देखा, लेकिन उसे देख शंभू तिवारी मुस्कुराए और करीब आने पर श्री बाबा दिनों बाद दरस दिए। कहीं दूर से कहा, मस्त रहो भाई, पहले बैठने तो दो। देख रहे हो ससुरी धूप कितनी तेज है, ये कुआर है कि चैत बैसाख। कहकर शंभू तिवारी ने दीपक, राजेंद्र और दिनेश को बैठने के लिए कहा। फिर स्वयं दुकान के पिछवाड़े की ओर चले गए। वहाँ हैंडपंप लगा था और उसके बाद कूड़ा करकट से भरा एक सुनसान सा मैदान पसरा था। मैदान में कुछ आम इमली के वृक्ष थे, जिनके साये में कुछ गायें और सांड विश्राम कर रहे थे। शंभू तिवारी को लघुशंका से निवृत्त होना था। ट्रेन में दीपक के आराम में खलल न पड़े, इसलिए उसमें निवृत्त न हो पाए थे। उन्होंने कुर्ता बनियान के भीतर से जनेऊ निकालकर कान पर चढ़ाया, पैजामे की डोर ढीली की, फिर खड़े खड़े इत्मीनान से लघुशंका से निवृत्त हो लिए। हैंडपंप से हाथ धोकर दुकान में आकर बैठे तो श्रीचंद ने आवाज़ दी, बस 5 मिनट में आता हूँ तिवारी जी, आराम से बैठिए और पंखे की हवा लीजिए। क्या हवा लेनी है यार, गरम गरम तो फेंक रहा है, ये कूलर क्यों नहीं लगवा लेते। श्रीचंद कुछ ग्राहकों से पैसे के लेन देन में निपटा रहा था। पता नहीं शंभू की बात सुनी या नहीं, लेकिन शंभू उसके आत्मीय व्यवहार से संतुष्ट थे। उन्होंने उसकी ओर स्निग्ध निगाहों से देखा। फिर उससे हुई पहली मुलाकात की घटना सासा कौंध गई। दरअसल शंभू तिवारी का गांव नेतवर खास महानखोर स्टेशन और कस्बा से तकरीबन 8 किलोमीटर पश्चिम में था। 6 किलोमीटर पर राप्ती नदी का घाट था। 2 किलोमीटर दूर होने के बावजूद घाट को नेतवर घाट ही कहा जाता था, क्योंकि बीच में कोई और गांव न था। नदी पार करने के लिए घाट से नाव चलती थी। तपन के दिनों में जब नदी सूख कर सक्रिय हो जाती थी तो अस्थायी पीपों के पुल से काम चला लिया जाता था। जिला पंचायत के ठेके से राहगीरों से महसूल की वसूली किए होती थी। नेतवर खास इलाके से विधायक बनने के बाद घाट की पहली नीलामी भैया जी ने ही कराई थी, लेकिन इसकी वजह बनी थी एक हौलनाक नाव दुर्घटना। नीलामी के पहले घाट से प्राइवेट नाव चलती थी। उस पार के राहगीरों से दिहाड़ी मजदूरों और कारीगरों के लिए नाव की विशेष अहमियत थी। 2 रुपये की मलाही देकर लोग इस पार से उस पार और उस पार से इस पार हो जाया करते थे। साइकिल, मोटरसाइकिल और एक मवेशी के साथ 5 रुपये। नाव सुबह से शाम दिन डूबने तक चलती रहती थी। बरसात के दिनों में जब नदी उफान पर होती थी, नाव का चलना खतरे से खाली न था, लेकिन मल्लाह अपने 2 बेटों के साथ अधिक मल्लाही की लालच में नाव चलाने से बाज न आता। हालांकि पूरी गलती उसकी न थी। नाव में नदी पार करने वालों की भी उस पर खासा दबाव था। कुछ दबंग किस्म के बड़ बड़कवा के आज्ञा पालन की भी मजबूरी थी। लेकिन कहते हैं ना, पानी और आग से खेलने वालों को नहीं पता होता कि जान जोखिम में डालकर वह यह खेल क्यों खेल रहे हैं। नतीजतन बरसात की उफनती नदी में एक दिन औकात से ज़्यादा लोगों से बोझिल नाव 20 धार में संतुलन खो बैठी और पलक झपकते पलट गई। आंखों के सामने हादसा होता देख दोनों किनारों पर प्रतीक्षा में खड़े राहगीरों में चीख पुकार मच गई। कुछ साहसी नौजवानों लोगों के बचाव के लिए नदी में छलांग लगा दी। मल्लाह और उसके बेटों ने नौजवानों के साथ मिलकर काफ़ी लोगों को बचा लिया,
लेकिन 8 औरतें और 3 वृद्ध पुरुष काल के गाल में समा गए। हादसे की खबर पूरे इलाके में जंगल में आग की तरह फैल गई। जिला, शहर और सूबे की राजधानी तक हलचल। तब भैया जी की पार्टी की सरकार नहीं थी, लेकिन क्षेत्र के विपक्षी पार्टी के विधायक होने के नाते उन्होंने दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी सरकार पर थोप दी। फिर अपनी मांगों के साथ अनशन पर बैठ गए। इंटर पास करने के बाद इन दिनों शंभू तिवारी नितवर खास से घाट और घाट से महावनखोर तक अपनी बेकारी के दिन काट रहे थे। कुंठा और संताप ने उन्हें कच्ची से दिल लगाने को मजबूर कर दिया था। कच्ची के साथ थोड़ी आवारगी, थोड़ी दबंगई भी। कच्ची सुभेते की तो थी ही, आत्मरक्षा की कवच भी बन गई थी। तू मैं और मारपीट की छोटी मोटी घटनाएं अक्सर हो जाया करती, जिन्हें नशे में हुआ मानकर उन्हें क्षमा मिल जाया करती। प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख आदि के चुनाव में गोलबंदियां और पुलिस चौकी के लंपट नशेड़ी सिपाहियों के साथ बैठकबाजियां उनकी शगल में शुमार थीं। उन्हीं दिनों क्षेत्र में भैया जी की सियासी गतिविधियां भी परवान चढ़ रही थीं। भैया जी के आदर्शवादी भाषण, मर्यादित आचरण और काम करने के उनके पक्के इरादे लोगों के दिलों में जगह बना चुके थे। शंभू तिवारी भी अछूते न थे। दिल में भैया जी से संपर्क बनाने की आकांक्षा अंकुरित हो चुकी थी, लेकिन अपने कारनामों से उन्होंने इलाके में जो नाम कमाया था वह उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। लेकिन नहीं, संयोग भी कुछ होता है। वे तो इसे संयोग से ज़्यादा चमत्कार ही मानते हैं। यह उस समय घटित हुआ जब उन्होंने अनशन पर भैया जी की बगल में श्री चंद को बैठे देखा। वैसे उन्हें किंचित ताज्जुब तभी हो गया था जब अनशन की सभा में शामिल होने का बुलावा आ गया था। जिस व्यक्ति ने बुलावे की सूचना दी थी वह उनके गांव का ही था, पर उसने श्रीचंद का नाम न लेकर सिर्फ इतना कहा था कि घाट पर सभा में आपको किसी नेताजी ने बुलाया है। घाट से लेकर महावनखोर कस्बे के अपने परिचितों के नाम और उनकी शक्लें उनके मस्तिष्क में कौंध गए थे, पर उनमें श्रीचंद का नाम सिरे से गायब था। वे हैरान से थे, लेकिन स्थल पर भैया जी के ठीक बगल में जब श्रीचंद को देखा तो हैरानी सुखद आश्चर्य में बदल गई थी। हर्षित सी निगाहें श्रीचंद पर ठहर गई थीं। श्रीचंद की भरी भरी देह पर खादी का कुर्ता और कत्थई रंग की जैकेट फब रही थी। उसके मूंछों वाले गोल गोल चेहरे पर सुकून बख्श ताजगी थी। वे चाह रहे थे श्रीचंद उन्हें देखे और अपनी प्रतिक्रिया करे। थोड़ा साहस करके वे मंच के और करीब चले गए। देर न लगी, श्रीचंद ने उनकी देखा देखी हो गई। उसने भैया जी के कान में कुछ कहा और मंच से उतरकर शंभू के पास चला आया। शंभू की धड़कनें बढ़ गई थीं, पर उन्होंने खुद को सामान्य बनाए रखने की कोशिश की। श्रीचंद ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, फिर पूछा, पहचाना कि नहीं? ऐसा क्यों कह रहे हो श्रीचंद भाई? कोई युग तो बीत नहीं गया है, मगर तुम यहाँ नेताजी के साथ कब से राजनीति में आ गए भाई? शंभू ने संकोच तोड़ते हुए पूछा। हाँ यार, इंटर करने के बाद आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई। दो ढाई साल नौकरी के लिए इधर उधर चक्कर मारा, पर बात बनी नहीं। पिता ने जब भैया जी से बात चलाई, उन्होंने अपने साथ लगा लिया। नौकरी और रोजी का भी भरोसा दिया है तो कुछ करेंगे ही। वैसे राजनीति से समाज की सेवा करने में भी क्या बुराई है शंभू भाई? कहते हुए श्रीचंद मुस्कुराया और शंभू के कंधे पर हाथ रख दिया। फिर पूछा, तुम बताओ कैसे हो? कहीं से सुना था बीए कर रहे थे। लेकिन अरे यार, वह सब सपना था तो सपना ही रह गया, और अब तो किसी सपने की तरह भूल भी गया हूँ। वैसे भी इस पढ़ाई लिखाई का मतलब भी क्या रह गया श्रीचंद भाई? आवारों की तरह भटक रहा हूँ इधर उधर। खैर छोड़ो, तो यहाँ सभा में आने का न्योता तुमने ही भिजवाया? शंभू ने मुस्कुराते हुए पूछा। जिला शहर से आकर यहाँ तुम्हें न बुलाता तो दिल में एक कसक रह जाती। मुझे पता चला कि तुम गाँव में ही जमे हो तो बुलावा भेज दिया। चलो भैया जी से तुम्हारा परिचय कराता हूँ। श्रीचंद ने शंभू तिवारी का हाथ पकड़ लिया, जिसमें मित्रता आत्मीयता की गर्माहट थी और जिसे शंभू ने भीतर गहरे तक महसूस किया। थोड़ा स्पेस है, थोड़ा सीन बदलता है। श्रीचंद को दुकानदारी से थोड़ी फुर्सत मिली
तो आकर शंभू तिवारी की बगल में बैठ गया। उसकी यादों में खोए शंभू की तंद्रा टूट गई। उनके चेहरे की ओर देखते हुए खोए श्रीचंद ने टोका, क्या बात है तिवारी बाबा, कुछ चिंतित से लग रहे हो? यह बेटा तो अपना ही है, इसके बारे में कुछ सुन रखा था। हाँ श्रीचंद भाई, अपने गांव के शिव बाबू ने इसके साथ बड़ी ज्यादती की, सुना ही होगा। एक झूठे मामले में उन्होंने इसके 3 साथियों के साथ उसे भी फंसा दिया। बेटी की जमानत हुई तो जिला जेल से लेकर आ रहा हूँ। लेकिन जमानत मिलने में इतनी देर क्यों लगी? श्रीचंद ने दुख सा व्यक्त किया। हाँ लग तो गया यार, क्या करूँ। शंभू तिवारी के स्वर में दयनीयता थी। चलो खुशी की बात है कि बेटे की रिहाई हो गई, इसके साथियों के भी अब हो ही जाएगी। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना। लेकिन तिवारी जी, गिरफ्तारी तो हुई कैसे? भैया जी ने कोई मदद नहीं की? आप तो अब भी जी जान से लगे हो, इलाके में पार्टी और उनकी साख बचाए हो। शंभू तिवारी तनी देर के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने एक सरसरी निगाह सामने बैठे राजेंद्र, दिनेश और दीपक की ओर डाली। वे तीनों आपस में गांव टोले की बातचीत में मशगूल थे। अब शंभू ने धीमी आवाज में श्रीचंद से कहा, ऐसी बात नहीं श्रीचंद, भैया जी ने पूरी कोशिश की, पर गांव में एक व्यक्ति ने चश्मदीद गवाह बनकर सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। हालांकि जमानत पर हुई जिरह में उसकी बोलती बंद हो गई। भैया जी ने ही एक वकील रखवा दिया था, जिसने सरकारी और शिव बाबू के वकील के छक्के छुड़ा दिए। इस बीच एक नाटे कद के लड़के ने 4 प्लेटों में प्याज के गरम गरम पकौड़े, चटनी, जग में पानी और गिलास लाकर रख दिए थे। दीपक, दिनेश और राजेंद्र ने खाना भी शुरू कर दिया था। शंभू तिवारी कुछ सोचने लगे कि तभी श्रीचंद ने आवाज़ दे लड़के से कहा, अरे छोटू, चाय स्पेशल ले आना और 5 ले आना, एक मेरे लिए भी। क्यों पकोड़े तुम नहीं खाओगे? शंभू ने पूछा। वह मुस्कुराया, बोला, यार अपने हाथ की बनाई चीज़ भला कहाँ अच्छी लगती है। शुरू में खाया तो देख रहे हो ज़रूरत से ज़्यादा मोटा हो गया, और मोटा न हो जाऊं और कोई बड़ी बीमारी न घर कर ले। सुबह घर से ही जलपान करके चलता हूँ। शंभू तिवारी ने पकोड़े खाने शुरू कर दिए थे। श्रीचंद ने अवसर देख धीमी आवाज़ में कहा, तिवारी बाबा, आप कच्ची और गुड्डू सरदार के चक्कर में मत पड़ा करिए। जब गांव टोले के गरीब गुरबा जहर पीकर खुद मरना चाहते हैं तो आप भगवान बनकर उन्हें बचा लेंगे क्या? शंभू तिवारी ने जवाब देने के बजाय इशारे से श्रीचंद को चुप रहने के लिए कहा और खुद को चाय पीने में लगाए रखा। वे जानते थे श्रीचंद यदि भैया जी के साथ के कुछ तल्ख अनुभवों से पर्दा उठाने लग गया तो दीपक और टोले के साथियों पर उसका उल्टा असर पड़ सकता है। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद श्रीचंद उठकर दुकान की गद्दी की ओर चला गया। चाय खत्म करने के बाद शंभू तिवारी ने राजेंद्र और दिनेश से कहा, थोड़ी देर में चलते हैं। श्रीचंद से काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है, पुराना साथी है, लगे हाथ कुछ दुख सुख तो बांट लें। हम लोग तो यहाँ कई बार आ चुके हैं बाबा, अभी तो दोपहरी है, ग्राहक कम है, मगर सुबह शाम दुकान में बैठने की जगह नहीं मिलती। कहते हैं नेताजी यानी भैया जी ने ही रेलवे से अलाट करवाया था जब सेठ जी पार्टी में थे। राजेंद्र की बात पर शंभू तिवारी मुस्कुराए, फिर उसी मुद्रा में श्रीचंद की ओर आगे बढ़ गए। श्रीचंद की गद्दी के पास 2-3 खाली स्टूल पड़े थे। शंभू तिवारी ने एक स्टूल खींचा और श्रीचंद की ओर रुक करके बैठ गए। श्रीचंद कुछ ग्राहकों से पैसे ले रहा था। खाली हुआ तो शंभू ने भी 100 का नोट उसकी ओर बढ़ा दिया। श्रीचंद ने पूछा, यह क्या है? शंभू तिवारी बोले, अरे भाई, चाय पकौड़ों के पैसे तो काट लो। श्रीचंद ने दोनों हाथ जोड़ लिए, फिर बोला, मुश्किल से छठे क्षमा से दर्शन देते हो, खाते पीते हो, क्या कभी पैसे दिए हो? लेते नहीं हो तो मेरा क्या दोष? शंभू तिवारी मुस्कुराए, तो फिर आज भी क्यों लूँगा? और सुनिए बाबा, आइंदा शर्मिंदा मत करना। श्रीचंद ने आगे कहा, अभी वहाँ आपके पास बैठकर मैंने जो कहा उस पर सोचना जरूर। शंभू तिवारी संजीदा हो नीचे की ओर देखने लगे। थोड़ी देर बाद बोले, श्रीचंद भाई, तुम तो अब सक्रिय कार्यकर्ता रहे नहीं, पार्टी भी शायद छोड़ चुके हो, लेकिन मैं पार्टी में सक्रिय हूँ और अपने नेता भैया जी के साथ हूँ। उन्होंने मुझे क्षेत्र का प्रभारी बनाया है।
नेतौर घाट के बाजार में सीमेंट बालू की दुकान खुलवाकर उन्होंने मेरी मदद भी की है। इलाके में उनकी वजह से एक रसूख कायम है। पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रमों का तन मन धन से पालन करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। भैया जी का कहना है क्षेत्र में कच्ची और जहरीली शराब के धंधे को हर हाल में समाप्त करना है, ताकि अगले चुनाव में विपक्ष के लिए कोई मुद्दा न बन पाए। तुम तो जानते हो पिछले चुनावों में इसी मुद्दे ने क्षेत्र में पार्टी के छक्के छुड़ा दिए और हार का मुंह भी देखना पड़ा। जहरीली शराब से हुई गरीबों मजदूरों की मौतों ने हम लोगों की बोलती बंद कर दी थी। यह तो तय है गुड्डू सरदार जिस दिन पकड़ में आएगा उसे यहाँ जिला शहर की जेल में नहीं, नागालैंड की जेल में जगह मिलेगी। न यहाँ बांस रहेगा और न बांसुरी बजेगी। अब तो अपनी सरकार है, समझ रहे हो ना। शंभू तिवारी की बात खत्म हुई तो श्रीचंद हौले हौले मुस्कुराने लगा, मानो मित्र की नादानी पर हंस रहा हो। बोला, गुड्डू सरदार के पकड़ में आने से किसने रोका है बाबा? सरकार की पुलिस ही तो। अपनी सरकार है तो भैया जी उसे पकड़वा कर जेल में क्यों नहीं डलवाते? अगली बार या आने वाले चुनाव में शायद उन्हें ही लड़ना पड़े तो यह नेक काम वह कब कराएंगे? जब गरीबों की कुछ और मौतें हो जाएंगी तब। श्रीचंद की बातें सुन शंभू तिवारी चुप तो हो गए, पर चेहरे पर खिसियाहट की मुस्कान देर तक बनी रही। आंखें कुछ सोचती हुई सी लगी। ऐसा नहीं था कि शंभू तिवारी पार्टी या भैया जी की या कोई पहली शिकायत सुन रहे थे। क्षेत्र में अक्सर इससे भी तल्ख शिकायतें सुनने को मिलती रहती थी, मगर उन्हें जवाब देने में वे चूकते न थे। पार्टी की खूबियों और क्षेत्र में भैया जी के कराए कार्यों के पलटवार से वे शिकायतकर्ता की जुबान बंद करने में कामयाब हो लेते थे। लेकिन श्रीचंद से उसी तर्क तेवर में जवाब देना मुश्किल जान पड़ा। वैसे भी पार्टी और भैया जी के साथ जिसने बरसों जीवन खपाया हो उससे भला क्या बहस की जा सकती थी। सच्ची बात कह दी तो बुरा मान गए तिवारी बाबा? श्रीचंद ने मुस्कुराते हुए शंभू तिवारी की खामोशी तोड़ी। नहीं यार, नाराज क्यों होऊंगा? वो अभी तुमसे बातें तुम्हारी अपनी जगह ठीक हो सकती हैं, पर भैया जी पर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी क्या डाल दी गई कि उनका अपना क्षेत्र बेगाना सा हो गया। खैर छोड़ो यार, यह राजनीति साली है ही ऐसी मायावी कि भगवान भी इसका अंत न जान पाए। अपने को अलग करने के बाद तुमने कभी बहुत दुखी मन से कुछ बताने के लिए कहा था बाबा। जब कहा था तब कहा था। वह सब अब याद करना नहीं चाहता। तब आपके पास सुनने के लिए समय ही कहाँ था। अब छोड़ो भी, वह तो आपके बेटे के साथ जो हुआ सुनकर तकलीफ हुई थी, सो उस पर कुछ कह दिया, दिल से निकाल देना। शंभू तिवारी उठकर खड़े हो गए। चलने की इजाज़त देते हुए बोले, चलो ठीक है, कभी समय मिला तो इत्मीनान से बात होगी। फिर दृश्य बदलता है, कंटिन्यूएशन वही है। रिहाई के बाद दीपक का मन गाँव में लगाए नहीं लग रहा था। उसे न जाने क्यों बार बार लगता कि यह गाँव अब उसके लिए रहने लायक नहीं है। उसका अधिक समय घर के अपने कमरे में एकांत में ही बीत रहा था। बेटे की दशा देख माँ शकुंतला के मन में तरह तरह की शंकाएं उठ रही थी, लेकिन बेटे से जाहिर करने से बच रही थी। भीतर बैठा भय ऐसा करने से रोक देता कि न जाने बेटे पर इसका प्रभाव किस रूप में पड़े। बावजूद इसके कभी कभी उसे समझाकर अपने आप को तसल्ली दे लेती, कहती, तूने तो गांव टोले से ऐसे मुंह मोड़ लिया है जैसे सभी तुम्हारे दुश्मन हो। जब से आए हो हाट बाजार कौन कहे, टोले मोहल्ले में भी तुम्हें जाते आते नहीं देख रही। तनिक घूम टहल लेते तो मन बहल जाता। वह सुन लेता पर जवाब न देता। सोचता, माँ को वह भला कैसे बिना अपराध किए उसे अपराधी मान बैठे हैं लोग। किसी निर्दोष के लिए पीड़ा कितनी असहनीय होती है। माँ को वह समझाना भी चाहे तो क्या वह समझ पाएंगी? लेकिन माँ की बात को सिरे से टालना भी उसे अनुचित लगता। एक दिन उसने खुद को तैयार किया और कमरे से बाहर निकल आया। सामने दरख्त के साये में खेल रहे पड़ोस के बच्चों से राजेंद्र दिनेश के घर पर होने की खबर ली। उनकी मौजूदगी में उनसे मिलने टोले की ओर निकल गया। फिर उसके साथ नदी किनारे बंधे तक चक्कर लगाया। बम्हर यादव की चाय की दुकान पर तीनों ने चाय और पकौड़े खाए। खाने का मन बनाया, तभी उसने लक्ष्य किया दुकान पर पहले से बैठे गांव वालों में परस्पर चल रही बातचीत
उसके पहुंचते ही ठप पड़ गई है और दुकान में एक खामोशी सी छा गई है। इतना न नहीं, एक दो उठकर जाने भी लगे हैं। उसे आत्मिक ग्लानि हुई। सोचा, शिव प्रताप सिंह ने उसके साथ एक नहीं दो घात किए हैं। असल हमलावरों की जगह उसे और उसके साथियों को फंसाकर जेल तो भिजवाया ही, गांव टोले के उसके मधुर रिश्तों को भी छिन्न भिन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजेंद्र दिनेश के साथ उस दिन वह भरे मन से लौटा था। घर पहुंचकर उसे थकान सी महसूस हुई थी। माँ से थक जाने की शिकायत करना न भूला। माँ ने सुझाया, रोज जाया करेगा तो थकान नहीं लगेगी, मन भी खुश रहेगा। माँ से वह अपने अंतर मन की पीड़ा नहीं बता सकता था कि माँ उसे लेकर और उदास हो जाएगी। धीरे धीरे वह खाने पीने, सोने और उठने, नहाने धोने आदि जेल की नियमित दिनचर्या यूं भूल बैठा मानो उस तरह के कठिन किंतु नियमित जीवन से कभी गुजरा ही न हो। कुछ ऐसा ही उसके साथ तब भी हुआ था जब वह यूनिवर्सिटी में एमए की पढ़ाई छोड़कर गांव चला आया था। अब सोचने पर लगता है शायद वह भी जेल से रिहाई ही थी। चचेरे बड़े भाई धर्मेंद्र तिवारी के सियासी टुच्चेपन की जेल से रिहाई। दरअसल उस अनुभव ने ही उसके दिल में राजनेताओं के प्रति आक्रोश और घृणा के बीजारोपण कर दिए थे। लेकिन जब पिताश्री भी उसी राजनीति की गिरफ्त में दिखे तो उसने अपने दिल को समझा भी लिया था। पिता की आलोचना और विरोध से वह बचना चाहता था। वैसे भी पिता और चचेरे भाई में उसे काफ़ी कुछ फर्क नजर आया था। पिता की ईमानदारी और निष्ठा उनके प्रति सम्मान का भाव जगा रही थी, जिसे वह झुठला नहीं सकता था। स्वयं भैया जी भी अन्य राजनेताओं से काफ़ी कुछ भिन्न लगे थे। उनकी सादगी, संयम और सेवा भाव में दिखावे जैसी कोई चीज़ नहीं के बराबर लगी थी। रही भी हो पर सतह पर दिखती न थी। दूसरे नेताओं की बेहयाई के मुकाबले यह कम बड़ी बात न थी। पिता की राजनीतिक सक्रियता से उनका रोजगार प्रभावित था। सीमेंट बालू की दुकान प्रायः बंद रखनी पड़ती। दुकान खुली भी होती तो बंद करके शाम को आने में देर हो जाया करती। शकुंतला को यह रास नहीं आता था। बोलती न थी पर भिड़ते उठते असंतोष को मुश्किल से दबा पाती थी। एक दिन असंतोष उठा तो बेटे से बोल पड़ी, तू क्यों नहीं समझाता पापा को कि दुकान बंद करके घुमाई करेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। रात में दिन देर से आना क्या अच्छी बात है। उसने माँ को समझाया था, पापा जैसे लोगों का राजनीति में रहना जरूरी है मम्मी, न केवल उनकी आत्मतुष्टि के लिए बल्कि राजनीति में अच्छे लोगों के दृष्टिकोण से भी। यह कहते हुए उसके दिमाग में चचेरे बड़े भाई धर्मेंद्र तिवारी की दुष्टताएं कौंध रही थीं, लेकिन उन दुष्टताओं को पापा से जोड़ना उचित न लगा। माँ शकुंतला को बेटे की भारी भरकम बातें समझ में न आ पाई। वह अंदर से खींच उठी, फिर रुआसी हो बोली, पापा के झांसे में आकर तुम भी उल्टी सीधी बातें करने लगा है। तुम्हारे और दो बेटियों के साथ अकेले मैं इस घर को कैसे संभालती रही हूँ न तुम जान पाओगे और न तुम्हारे पापा। शकुंतला की आंखें डबडबा आई थी। वह हक्का बक्का सा रह गया था। उसे लगा था माँ से प्रतिकूल बातें करके उसने बड़ी गलती कर दी है। एक माँ ही तो है जिसने उसे भरपूर प्यार दिया है, लेकिन अब तो गलती हो गई थी। तब भी उसने कहा, मम्मी आप चिंता न करें, मैं पापा से बात करूँगा, किंतु आप जानती हैं पापा राजनीति नहीं छोड़ सकते, घर चले या न चले। मैंने कब कहा कि वह अपनी राजनीति छोड़ दें। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि उसके साथ अपने बाल बच्चों का भी भविष्य देखें। माँ के चले जाने के बाद वह कुछ देर बैठा रह गया था, उदास। मन में कुछ बातें अनायास उभरने लगी थी। पढ़ाई छोड़कर आने के बाद घर की अभाव वाली आर्थिक स्थिति उसे चुभने लगी थी। पिता की राजनीतिक सक्रियता से हालांकि उसका ज़्यादा विरोध न था, पर घर परिवार के लिए उनका समुचित समय न दे पाना उसे भी कहीं खटक तो रहा ही था। इस हाल में पढ़ाई छोड़कर चले आने की मुख्य वजह धर्मेंद्र तिवारी के कारनामों को बताने से वह परहेज कर गया था। उसके आने को 2-3 दिन बाद पिता के पूछने पर उसने एक छोटा सा जवाब दे दिया था, बस मन नहीं लगा पापा। पिता विस्मित से उसे देखते रहे थे। चेहरे पर तनाव उभरता चला गया था। होठों में कंपन, मानो कोई तीखा सवाल बाहर आने के लिए फड़फड़ा रहा हो। लेकिन तभी कमरे में अचानक शकुंतला आन पड़ी, मानो आसपास ही कहीं छुपकर बाप बेटे की बातचीत पर कान लगाए रही हो। बोली, मैं पूछती हूँ, जिन्हें बहस करने से कोई फायदा?
मन नहीं लगा तो पढ़ाई भला कैसे करता, बीए कर लिया है बहुत है। दीपक के लिए पापा और मम्मी में यही फर्क था। पापा बहुत सी बातें मन में रखे रहते, पर मम्मी के साथ यह बात न थी। पापा और उसके बीच बातचीत के अवसर बहुत कम मिल पाते, लगभग अबोले किसी स्थिति, पर मम्मी से कोई भी बात कहने से वह नहीं हिचकता। लेकिन धर्मेंद्र तिवारी ने उसके साथ जो घात किया उसे उसने मम्मी से भी छुपा के रखा, इसलिए कि सारी गलती उसी की थी। इस चूक के लिए वह खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। धर्मेंद्र तिवारी के षड्यंत्र को वह मौजूदा राजनीति के चरित्र से जोड़कर देख रहा था। यही वजह थी कि उस तरह की राजनीति के प्रति वह घृणा और आक्रोश से भर उठा था। लेकिन स्वयं के भविष्य को लेकर वह दिशा भ्रम का भी शिकार था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि भविष्य को लेकर वह किस तरह का प्रयास करे। हालांकि उसने कुछ नौकरियों के लिए आवेदन कर रखे थे। बड़ी नौकरियों के कंपटीशन की तैयारी के लिए भी जर्नल्स, पुस्तकें, कुछ बड़े अखबारों आदि की व्यवस्था बना ली थी। पिता का सहयोग भी था, बावजूद इसके उसका मन स्थिर नहीं हो पा रहा था। भीतर एक अजीब सी अरुचि बराबर सक्रिय रहती। तभी उसे एक दिन लगा था कि क्यों न पिता का हाथ बटाकर कुछ सहयोग किया जाए। मन लगाने का यह भी एक जरिया हो सकता है। व्यस्तता रहेगी तो पिछली बातों को लेकर दिल दिमाग में फिजूल की चिंताएं भी न रहेंगी। उत्साह जगा तो टोले के हमजोलियों से चर्चा कर डाली। हमजोलियों में राजेंद्र और दिनेश के छोटे भाई लखन और जीतन ने साथ देने का भरोसा दिया। हालांकि गांव टोले के दूसरे युवकों की तरह वे भी दिहाड़ी कमाते थे, पर उसके लिए उन्होंने समय निकालने का आश्वासन दिया। टोले के इन युवकों ने 7वीं 8वीं तक की पढ़ाई भी की थी। शायद यही वजह थी कि वे दीपक की परेशानियां सहज ही समझ लेते थे। वह सोचता, काश इनकी पढ़ाई भी आगे हो सकी होती। दीपक के हमउम्र और उससे हिले मिले युवक गांव टोले के दलित समाज और पिछड़ी जातियों से थे। परिवार में अभाव की स्थिति जरूर थी, पर इसके अलावा उनमें न जाने के कैसे अधाड़ा जड़ जमाए हुए थी कि पढ़ाई लिखाई उनके हक की चीज नहीं और न ही उनके काम की। दीपक को इस बात का अफसोस भी था कि यदि 8वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह मामी के पास न चला गया होता तो इन हमजोलियों में 2-1 उसके साथ हाई स्कूल इंटर जरूर कर लिए होते। दृश्य फिर बदलता है, लेकिन कंटिन्यूटी वही है। उन दिनों मनरेगा में दिहाड़ी की किल्लत शुरू हो गई थी। शासन प्रशासन की उदासीनता और पैसे के अभाव में गांव के आधे अधूरे काम भी ठप। दिहाड़ी मजदूर कस्बों के लेबर मार्केट का रुख कर चुके थे। मजदूरी जरूर कम मिलती, पर मार्केट में दिहाड़ी मिल जाती, लेकिन रोज मिल ही जाएगी इसकी गारंटी भी नहीं होती। जब कभी ऐसा होता वो मायूस घर लौट आते। माह में 6-7 दिन ऐसा हो ही जाता। तब टोले में किसी घर के टपरे में ताश के पत्तों के साथ दिन काट लिया जाता। ताश के जुए का भी अजीब नशा होता। 10-20 रुपए से शुरू होकर अधिकतम 500 तक की जीत हार होती, पर जीत की मारा मारी दिलचस्प होती। नहाने खाने की सुध भी न रह जाती। घर वाले हार कर चुप ही रहते। कुछ दिनों से इस खेल में दीपक भी रुचि लेने लगा था, लेकिन लखन और जीतन भी होते तभी दीपक को खेल देखने में भी आनंद आता। शकुंतला नाराज होती, पर उसे परवाह न थी। लखन और जीतन के साथ दीपक की दोस्ती गाढ़ी हो चली थी, इतनी कि बिना साथ के दिन की शुरुआत ही न होती। दिन निकलते ही दीपक टोले की ओर निकल जाता, फिर दोनों के साथ बंधे तक की चहलकदमी। कभी कभी बमहर की चाय की दुकान पर दूसरों के साथ भी गपशप। कुछ ही दिनों में इनकी दोस्ती चर्चा का विषय बन गई। फिर तो जितनी मुँह उतनी बातें, खासकर दीपक को लेकर तरह तरह की बातें। मसलन पढ़ाई छोड़कर गांव आ गया शहर का सौदा। शहर की बिगड़ी आदत से बाज न आए। जवान बेटियों पर डोले डारे, पर बोले कौन? शंभू बाबा का लाडला जो है। बनौटी के बड़े बुजुर्गों की आम बोली ठोली, अलग बोली ठोली। शंभू तिवारी भी कौन सा दूध का धुला था। उसने भी तो बीच में पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी। लाखारे कहीं पढ़ पाते हैं। कच्ची चढ़ाकर दिन रात टुन रहा करता, पर अब देखो उसी कच्ची के खिलाफ जंग छेड़े बैठा है। तो अब बाप के नक्शे कदम पर बेटा भी। बनौटी के रिटायर्ड जगदीश पांडे ने एक मसल जब लीक गाड़ी चलाए, जी कहीं चले कपूत। मसल पर बाभन टोली ने ठहाका लगाया। न केवल ठहाका लगाया, बल्कि पूरे गांव में चर्चा पसार दी। बस थोड़ा और है। उत्तर टोले तक पसर क्या गई। ठिठोलियां कनफुसकियां दक्षिण टोले से उत्तर टोले तक पसर क्या गई कि
वही शिव प्रताप सिंह के दक्षिण टोले की ओर आने जाने की वजह भी बन गई। बंधे पर बम्हर यादव की चाय की दुकान पर जहाँ वह कभी कभार ही दिख जाते थे, अब तकरीबन रोज ही बैठकबाजी करने लगे, कभी सुबह तो कभी शाम। चाय की दुकान पर एक दिन राजेंद्र मिल गया तो अचानक पूछ पड़े, सुना है तुम्हारी कोई जवान बेटी विधवा हो गई है? राजेंद्र चौंक गया था और चेहरे की भंगिमा मलिन पड़ गई, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने एक संक्षिप्त सा उत्तर दिया, हाँ बाबू साहब, क्या करें, लड़की का भाग। लेकिन सुप्रताप सिंह के दिल में तो कई दिनों की खलबली थी। तुरंत पूछ पड़े, कब हुई? क्या गौना हो गया था? गौना हो गया होता तो ससुराल वाले आने देते। राजेंद्र भीतर से तिलमिला उठा था। वह तो ठीक है, लेकिन कब तक बैठाए रहोगे जवान बेटी को? बदनामी भी तो होती है। कैसी बदनामी बाबू साहब? काठ की बेंच से उठते हुए राजेंद्र ने कहा, साल बीत गया, मुझसे या मेरी घरवाली से किसी ने कोई शिकायत नहीं की। बस आज आप के मुंह से सुन रहा हूं और हैरान भी हूं। शंभू बाबा का लौंडा दीपू तुम्हारे टपरे को जुए का अड्डा बना के रखा है, तुम्हें कुछ पता है? हाँ पता है, मगर मेरे घर को आप जुए का अड्डा कह रहे हैं, हम कैसे मान लें? टोले के 2-4 हमजोली लड़के साथ बैठकर वक्त काट लेते हैं तो आपको वो जुआरी नजर आने लगे हैं। यही बाभन टोली में बदनाम हो चुका जुए का अड्डा आपको दिखाई नहीं देता, जहाँ रोज 10-20 हजार का वारा न्यारा हो जाता है, दारू शराब अलग से। इसलिए न कि वो मंत्री जी का खलगा है, मंत्री जी अपना समझें और तुम अपना। दीपू वहाँ जुआ खेलने नहीं जाता तो किस लिए जाता है? शिव प्रताप ने उसे गिरफ्त में लेना चाहा। हम पूछते हैं आपसे, शंभू बाबा हम लोगों के साथ उठते बैठते हैं, दुख सुख में शामिल हैं, तो किस लिए? आखिर उन्हीं के तो लड़के हैं दीपू, पढ़े लिखे गुणी हैं, हम जोलियों से मिलने जुलने आ जाते हैं, तो इसमें किसी को क्यों परेशानी हो? परेशानी केवल मुझे नहीं, गांव में बहुतों को है। शिकायत पुलिस चौकी तक पहुंच गई है, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। ठीक है बाबू साहब, मुझसे पूछा जाएगा तो मैं जवाब दूंगा, आप काहे को परेशान होते हैं? वैसे भी बेटी का दूसरा रिश्ता हो चुका है, अगले बैसाख तक वह चली भी जाएगी। ठीक है, मेरा फर्ज था, मैंने कह दिया। और देखो, ज्यादा नेतागिरी मत झाड़ा करो। राजेंद्र ने फिर जवाब देना मुनासिब न समझा। जवाब देने का मतलब था कि तू मैं, और फिर इस शोर शराबे में से शिकायत शिव प्रताप सिंह का लड़की को बदनाम करने का मकसद पूरा होना। उसने वहां से चुपचाप निकल लेने में ही अपनी भलाई देखी। उस दिन वो दिहाड़ी कमाने नहीं जा पाया। दिन भर शिव प्रताप सिंह की बातें दिमाग में उथल पुथल मचाए रहीं। शंभू तिवारी से मिलकर सारी बात बताने की उतावली भी उसे बेचैन किए रही। शाम होते ही उनकी राह देखने लग गया। पर शंभू तिवारी उस दिन भी तनिक देर से ही लौटे। कुछ देर बाद वह उनके दरवाजे पर नमूदार था। शंभू ने उसे बैठक में बुला लिया, उसके लिए भी चाय मंगवाई, फिर पूछा, आज काम पर नहीं गए क्या? सुबह सुबह बाबू साहब ने बकवास कर दी, फिर मन नहीं किया। क्या बकवास कर दी? बम्हर की दुकान पर उल्टी सीधी बातें और क्या। राज ने सिलसिलेवार सारी बातें शंभू तिवारी को बता दी। शंभू तिवारी थोड़ी देर चुप रहे, उन्होंने अप्रत्याशित रूप से उपस्थित गुत्थी को सुलझाने लगे हो। फिर बोले, बम्हर की दुकान पर शिव प्रताप की बैठकबाजी बढ़ गई, तभी मुझे खटक गया था। क्षेत्र में उपचुनाव भी तो होना है, खिलाफ पार्टी हमें बदनाम करने की कोशिश तो करेगी ही। बेटी की दूसरी शादी तय है, किसी बात की फिक्र मत करना। शिव प्रताप से तनी भी डरने की जरूरत नहीं। हम कहते हैं सांच को आँच क्या। एक सांस में कह तो गए थे शंभू तिवारी, पर उन्हें तत्काल ही लगा था कहना कुछ और चाहते थे, लेकिन कह कुछ और गए। कोई अनसुलझी सी गुत्थी दिमाग में अटक कर रह गई थी। धन्यवाद, समाप्त हो गया है। आगे उसी के निरंतरता में आगे भी है, लेकिन मैं यही समाप्त करता हूँ। और दरअसल ये उपन्यास पिछले दिसंबर में मैंने लिख करके समाप्त किया था, इसकी एडिटिंग भी। और फिर इस उपन्यास के प्रकाशन की बात थी, लेकिन हमें कोई चिंता विशेष इसलिए नहीं थी कि पिछले वर्ष हमारे गोरखपुर शहर में फिल्म फेस्टिवल जो हर वर्ष होता है, इस वर्ष तो खैर कोरोना ने उसे खा गया।
लेकिन उसमें नवारण प्रकाशन के लोग आए हुए थे और उन्होंने मुझे संपर्क किया और फिर पूछा क्या लिख पढ़ रहे हैं, तो मैंने बताया था। फिर उन्होंने कहा था नहीं फिर तो ये उपन्यास मैं छापूंगा और आप मुझे दीजिएगा, तो मैं आश्वस्त था इस रूप में। और फिर मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखा और उन्होंने फिर पांडुलिपि मांगी, फिर पांडुलिपि गई, उनको अच्छा लगा। तो इस तरह से उपन्यास अब इसी वर्ष छपने को है भी, लेकिन कोरोना के संकट ने हो सकता है कुछ समय और खा लिया हो, तो यह उपन्यास इसी वर्ष प्रकाश से है। रही बात इस उपन्यास के बारे में, फोन हो से ही काम चला लें, कौशल जी, राजू रंजन तिवारी, सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, सुनाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, अब तो सुनाई पड़ रहा है राजू जी, राजू रंजन जी, हेलो, सुनाई पड़ रहा है? तो उपन्यास के कई आयाम हैं बंधु मित्रों, और उसका आनंद तो पढ़ने पर ही मिलेगा। घटनाओं पर घटनाएं घटित होती हैं और ठीक है, अच्छी बात है संजय जी, सुनाई दे रहा है। और दरअसल कथानक में बहुत सारे सस्पेंस हैं, इसलिए मैं कथानक के बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। ठीक है, हाँ, मुझे लग गया कि आप लोग सुन रहे हैं, बात जारी रखें। ठीक है, तो ये उपन्यास दरअसल इसके कई आयाम हैं। इसमें मैंने बाप बेटे के बीच का द्वंद्व और जो ये त्रासदी है, ख़ास तौर पर हमारे पूर्वांचल में ही नहीं बल्कि यह बहुत सारे जगहों पर है कि जो गरीब मजदूर, ख़ास तौर पर जो रोज़ कमाते और रोज़ खाने वाले लोग हैं, उनके लिए इस सिस्टम में तमाम सारी ऐसी चीज़ें उपस्थित कर दी हैं कि वो अपने पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य या उनका जीवन और कैसे अच्छा हो सकता है, तहजीब, शिष्टाचार, तरह राजनीति, अच्छी राजनीति जो उन्हें उनके संकटों से मुक्ति दिला सकती है, इन सब के बारे में इस सिस्टम ने तमाम से रास्ते अवरुद्ध कर रखे हैं। तो इन्हीं का एक्सपोजर मैंने इस उपन्यास में किया है। दरअसल प्रकारांतर से हम सिस्टम को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि ये सिस्टम जब तक है तब तक आप कुछ चमक दमक जैसी चीज़, या जैसे मान लीजिए फटी साड़ी में पैबंद जैसा कुछ देख लें, लेकिन आप ये कहें कि यहाँ गरीब न होने पाए, गरीब का जीवन बेहतर हो और अमीर की अमीरी न बढ़ने पाए, अमीर भी कम से कम गरीबों के बारे में संवेदनशील हो, यह सब संभव नहीं है। तो मैंने इन सब चीज़ों को उपन्यास में दिखाने की कोशिश की है बंधु, और सफलता कितनी मिली है कितनी नहीं मिली है, यह तो जब आप पढ़ेंगे और गुनेंगे तभी पता चलेगा। तो मैं अब यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मित्रों, बहुत बहुत आभार आपका कि आप लोगों ने मेरी उपन्यास अंश को सुना और देखा कि मैं जो कुछ भी मैं कर सका हूँ, अब तो वो उपन्यास छप कर आने वाला है, आपके हाथों में होगा। हाँ जी संजय जी, तो रही बात ये कि आज कोरोना का जो कहर है मित्रों, जो स्थिति हमारे प्रवासी मजदूरों की हुई है, अगर इसकी चर्चा न की जाए जब आपके समक्ष में लाइव हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे एक कसक रह जाएगी। बहुत ही मर्माहत कर देने वाली घटना है
कोरोना तो एक वैश्विक संकट मान लीजिए है और प्राकृतिक भी है, लेकिन हमारे देश के प्रवासी मजदूरों के साथ, लाखों लाख मजदूरों के साथ जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है वह तो अपूर्व है। वह तो इतना मर्माहत कर रहा है मित्रों कि कहना मुश्किल है कि उनका भविष्य और क्या होगा, कैसा होगा। और इस कोरोना काल ने और इस घटना ने जो मजदूरों के साथ घटी है, इसने ये पूरी व्यवस्था को नंगा करके रख दिया है। ये जो सत्ता सियासत है यह एकदम नंगी होकर के हमारे सामने खड़ी हो गई है। तो मित्रों, अब रह क्या गया? अब तो ये है कि मजदूरों को सद्बुद्धि आए, मजदूर भी चेते अपने जीवन के बारे में, अपनी स्थितियों के बारे में, और तमाम सारे लोगों को साथ कैसे उसे अपने इस जीवन से मुक्ति पाना है जो वह जी रहा है, इसके बारे में सोचे। हम यही कामना कर सकते हैं और जितना संभव हो सकता है हम लोग साहित्य से, अपने लेखन से या उनके बीच उनसे तादात्म्य स्थापित करके जो कर सकते हैं वो करेंगे, जैसा कि पहले से करते रहे हैं। और हम क्या कर सकते हैं? तो एक असहायता और एक बहुत दुख देने वाली स्थिति है मित्रों। तो अब मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कहने की स्थिति नहीं बन रही है और मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, राजा नंगा है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का भी। मनोज जी, आप लोगों ने सुना, मन से सुना, और मेरा 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 ख्याल है कि जितना मैंने अंश सुना था, दरअसल ये उपन्यास अध्याय में नहीं विभक्त है, इसके सीन बदलते हैं, दृश्य बदलते हैं और आवाजाही होती है। प्रेजेंट में और पास्ट में इसकी आवाजाही होती है। स्मृतियाँ हैं, कल्पनाएं हैं, यथार्थ है, फैंटसी है, इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। तो इसलिए मैंने दृश्य जो बदले हैं उनका ही एक पूरी एक निरंतरता में जो चीज़ें थी उसको मैंने रखा। उससे ये तो पता चल जाता है कि कुछ जो मुख्य पात्र हैं उनसे आपका परिचय होता है, सीधा परिचय होता है, और वही पात्र अंत तक, वही पात्र आपको अंत तक मिलेंगे, लेकिन उनके पूरे अपनी पूरी मानसिकता बदलते हुए मिलेंगे। उनका एक डेवलपमेंट होता है, वो मानसिकता बदलेगी और एक ऐसी जगह ले जाके आपको छोड़ेंगे कि आपको लगेगा कि यह जरूरी है, यह जरूरी है। आज के समय में खासतौर पर उनके लिए ज़रूरी है जिन मजदूरों को आज हम सड़कों पर रोते बिलखते और भूखे हुए देख रहे हैं। उनके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। विदा ले रहा हूँ आपको अब लाइव से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर सुमन जी नमस्कार, नमस्कार। जावेद इस्लाम, ओहो बहुत बढ़िया भाई, नमस्कार नमस्कार। जावेद इस्लाम, अरे भाई आपने याद किया, आप आए सुनने। सुधीर सुमन जी, जी जी, आप सब लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा जी नमस्कार। सीमा जी, राजकुमार जी को हमारा नमस्कार कहें। राजकुमार भाई को नमस्कार कहें सीमा जी।